हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे अपने क्वेश्चन किए थे विच आर बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। अब उन क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स का लेवल जो कूलम्ब लॉ पे बेस्ड है उनका लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। और आज हम जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ये आपके नीट में जेई में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पिटबॉल क्या है? पिटबॉल एक ऐसा स्टाइलोफॉर्म का मटेरियल हो सकता है जो चार्ज को एक्वायर करता है, चार्ज हो सकता है। तो पिटबॉल ए ऑफ मास, एक बॉल है आपके पास जिसका उन्होंने नेम दिया ए। इसका मास आपको गिवन है 9 × 10⁻⁻5 kg। कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम्ब और इस पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्ब। 5 माइक्रोकूलम्ब मींस 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। What must be the magnitude and sign of the charge on pit ball B held 2 cm directly above the pit ball A? इसके ऊपर एक और बॉल है जिसको बोल रहे हैं B। तो क्वेश्चन में है कि इस पे कितना चार्ज और उस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर ये प्लेस की गई है, इसमें 2 सेंटीमीटर। तो इसका इस पे जो चार्ज होना चाहिए उसका साइन और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि जो पिट बॉल A है वो स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी रहने का मतलब अपनी पोजीशन में फिक्स रहे, नीचे ना गिरे। और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस थे। क्वेश्चन को फिर से समझिए। आपके पास एक पिट बॉल है जिसका मास और चार्ज गिवन है। पिट बॉल जो बी है उस पे कितना चार्ज होना चाहिए और उस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए ताकि ए बॉल नीचे ना गिरे। आपके पास 2 बॉल्स ए और बी, ए और बी ऊपर, ये ए बॉल नीचे ना गिरे इसलिए इस पे चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पास है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए इस पे चार्ज के। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है, करिए आप भी। चलिए देखते हैं। देखिए ये पिट बॉल जो ए है ये नीचे क्यों गिरेगी? कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है? तो अपनी वेट की वजह से। ये भी नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट है mg की वजह से। अगर इसको नीचे गिरने से बचाना है तो इस पिट बॉल ए पे इस फोर्स को कैंसिल करने वाला फोर्स होना चाहिए। देखिए फिर से, पिट बॉल ए नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से। तो हमें अगर इसको स्टेशनरी रखना है, एयर में हेल्ड रखना है, नीचे नहीं गिरने देना, तो उस डाउनवर्ड वेट को कैंसिल करने वाला कोई तो फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स कौन लगाएगा? पिट बॉल बी। देखिए सपोज इस पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव जो कि हमें गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो अगर हमें इसको स्टेशनरी रखना है, नीचे नहीं गिरने देना, क्या इस पे प्लस चार्ज होना चाहिए? नहीं, प्लस प्लस रिपेल नीचे गिर जाएगी। तो चार्ज कैसा होना चाहिए इस पे ताकि ऊपर इसको पकड़ के रखे? नेगेटिव। तो एक बात तो पता चली है कि इस पे जो चार्ज होना चाहिए वो इसके अपोजिट होना चाहिए। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, पिन बॉल ए पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो उस चार्ज का साइन तो इसके अपोजिट होना ही चाहिए। अब देखते हैं। देखिए जो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जो पिन बॉल बी ए पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, इस ए पे जो अपवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी वो फोर्स इसके वेट के इक्वल होना चाहिए ताकि नेट फोर्स इस पे 0 रहे और ये पिन बॉल ए कहीं भी मूव ना करे। तो पिन बॉल बी ए पे कितना फोर्स लगा रही है वो देखते हैं। और वो फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इट मस्ट बी इक्वल टू mg, वेट के इक्वल। अब देखिए फोर्स कितना है इस पे? k, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस k, q1 q2 फाइंड करना है। इस पे चार्ज सपोज q2 है, यही तो फाइंड करना है b पे चार्ज ताकि स्टेशनरी q1। इस पे चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁻6 q2 चार्ज फाइंड करना है अपना b पे अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बिटवीन? 2 सेंटीमीटर। तो SI यूनिट तभी फोर्स न्यूटन में आएगा, इसका SI यूनिट मीटर, सेंटीमीटर इनटू मीटर, 2 × 10⁻⁻2 स्क्वायर होता है डिस्टेंस का कूलम्ब लॉ के फार्मूले से। ये इक्वल होना चाहिए mg के। mg m कितना है इसका मास? kg में है, 9 × 10⁻⁵। g को आपको रखना पड़ेगा 10। हमने g को 10 पुट किया है यहाँ पे। तो देखते हैं q2 किसके इक्वल आता है। अब आपका इसको सॉल्व कर सकते हैं। q2 इक्वल टू ये हो गया आपका 9 × 10⁻⁴ और ये भी आपका उधर 2 स्क्वायर 4 × 10⁻⁴ अपॉन ऊपर निकल गया। ये है 9 × 10⁹, 9 5 45, 10⁹ इसके साथ है, 10⁻⁶, 10⁻3 मैथ्स है। तो Q2 आपका इक्वल आ जाएगा 9 5 45
सॉल्व कर लीजिए। 10 टू द पावर -8 ये हो गया आपका 10 टू द पावर -11 0.8 into 10 to the power -11 कूलम। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो Q2 will be equal to 8/10, 0.8 को लिख सकते हैं, 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, तो 8 into 10 to the power -12 कूलम। ये चार्ज आया B पे। इस चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए? A के अपोजिट, ताकि उसको ऊपर पकड़ के रखे। नीचे क्यों गिर रही है पिक बॉल? अपने वेट की वजह से। हमें क्वेश्चन में दिया इसको स्टेशनरी रहना है, तो वेट के अपोजिट फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स लगाएगा बॉल पिक बॉल बी। तो हमने निकाला उसमें चार्ज कितना है 8 × 10 to the power -12 कूलम। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। तो अब देखते हैं, ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, अपने पास न्यूमेरिकल नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। A charge capital Q is divided into two parts. एक capital Q charge है, इसको two parts में डिवाइड किया and then they are placed at a fixed distance. दोनों को सेपरेट करके एक फिक्स्ड डिस्टेंस कर दी गई। The force between these two charges is maximum when charges are, you have four options. उन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो सेपरेट किए गए फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों चार्ज किसके इक्वल होंगे? इसके इक्वल। ऑप्शन नंबर 1 Q/3 Q/3, ऑप्शन बी Q/4 3 Q/4, ऑप्शन सी Q/5 4 Q/5, ऑप्शन डी। तो ये आपके पास फोर ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होने वाला है। तो हमने कैपिटल Q चार्ज उसको डिवाइड किया, कैपिटल Q को डिवाइड किया अपना स्मॉल q, तो दूसरा कितना बनेगा? Q माइनस स्मॉल q। अब इन दोनों के बिटवीन फोर्स देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। फोर्स कितना होगा दोनों के बिटवीन? फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए, फोर्स मैक्सिमम होना है, कोई फंक्शन मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। चार्ज क्यू, इस केस में चार्ज क्यू, K कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कांस्टेंट है। कैपिटल Q को डिवाइड किया गया तो स्मॉल q जो कि चेंज हो सकता है, स्मॉल q, उसके रिस्पेक्ट में फोर्स। ये क्या होना चाहिए? किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना होना चाहिए? 0। और मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव से काम हो जाता है फिजिक्स में। काम हो जाएगा इस केस में dF/dq, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू q। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझिए, हमारे पास फोर्स का फंक्शन है, फोर्स एज अ फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, और ये फंक्शन कुछ ऐसा है। अगर आप देखें कि यहाँ फोर्स जो चेंज हो रहा है वो 0 है, नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन यहां पे मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लूं dq की, तो इस केस में फोर्स कांस्टेंट है लगभग। तो मैक्सिमम पे चलते ही इस पोजीशन पे, मैक्सिमम के केस में जो चेंज हो रहा है फोर्स में वो 0 है फॉर अ स्मॉल चार्ज dq। इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो यहां सेकंड डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव से काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए dF/dq इज इक्वल टू 0। तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो कितना मिलेगा अपने को? ये मिलेगा d/dq ऑफ K/r², और ये है हमारे पास q माइनस q। ये किसके इक्वल होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन? इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे K/r² कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। K/r² डिफरेंशिएशन होगा आपका d/dq ऑफ q माइनस q²। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 0 के इक्वल। देखिए, अब K/r² 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला पार्ट ही 0 है। तो कौन सा पार्ट 0 है? d/dq ऑफ q माइनस q²। तो d/dq ऑफ q माइनस q², ये है आपका 0 के इक्वल। अब देखिए, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। q, ये तो चार्ज इनिशियल गिवन है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस d/dq ऑफ q² 2q इज इक्वल टू 0। तो q किसके इक्वल आ गया आपका? q/2। तो एक चार्ज फोर्स मैक्सिमम के लिए q को हमने डिवाइड किया था, कैपिटल Q को, 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट कितना मिला? q/2। दूसरा पार्ट था q माइनस q, तो q माइनस q/2, ये भी कितना मिला? q/2। तो 2 चार्जेस जो बने जब फोर्स मैक्सिमम होगा वो क्या बने? q/2 ऑप्शन नंबर ए। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों चार्जेस को ये होना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच
आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। कैपिटल क्यू टू चार्जेस दोनों को आर डिस्टेंस में रखा गया एक दूसरे से, एक थर्ड चार्ज उनके बिटवीन रखा जाता है such that three charges will be in equilibrium if these are four options। तो चलिए करिए और बताइए क्या होता है। देखिए आपके पास टू चार्जेस तो पहले रखे गए कैपिटल क्यू, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है आर, आर दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है। अब देखिए एक और चार्ज इनके बिटवीन कहीं प्लेस किया जाता है स्मॉल क्यू। तो अगर स्मॉल क्यू इनके बिटवीन प्लेस किया जाता है तो तीनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे ये आपसे पूछा गया। तो पहले ये समझना है कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट जैसे प्लेस किया गया है वो वैसा ही रहे, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वैसा ही रहे। तो अगर ये थ्री चार्जेस यहाँ प्लेस किए गए और इनको सपोज स्मॉल क्यू कहीं भी प्लेस किया गया यहाँ, तो इनको जहां पे प्लेस किया गया वहीं रहना है। तो अगर ऐसा होना है तो तीनों चार्जेस पे कैपिटल क्यू जो पहले आर डिस्टेंस पे है और स्मॉल क्यू जो इनके बिटवीन रखा गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब तीनों पे नेट फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो, तब वो कहीं भी मूव नहीं करेंगे। यही इक्विलिब्रियम का मीनिंग है। एक बार फिर से इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि जो चार्जेस जिधर जो ऑब्जेक्ट जिधर प्लेस किया गया, इस केस में चार्जेस जो चार्ज जिधर प्लेस किया गया वो वहीं पे रहे। तो ऐसा होने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए तीनों पे जीरो। अब आपसे पूछा गया है कि ये सेंटर पे रखा गया है स्मॉल क्यू सेंटर पे, तो सेंटर पे रखने पे क्यू का वैल्यू क्या हो कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सपोज कैपिटल क्यू वाले प्लस है, ऐसा हमने कंसीडर किया, दोनों प्लस है। अब इस कैपिटल क्यू को देखिए जो यहाँ पे प्लेस किया गया, मैं इनको नेम देता हूँ ए बी सी। वो कैपिटल क्यू जो सी पे प्लेस किया गया इस प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि दोनों एक जैसे, अगर ये प्लस लिया तो ये भी प्लस होगा, तो इसकी वजह से इस पे कहां फोर्स लगेगा एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये फोर्स इधर आपका अप्लाई होगा। तो अगर ये भी प्लस है स्मॉल क्यू तो ये प्लस प्लस रिपेल ईच अदर एफ सी बी। तो इस पे दोनों फोर्स इस साइड आ गए और इस पे दोनों की वजह से इस साइड आ गए। तो क्या इन दोनों पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स सेम साइड में आ गए। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इन दोनों चार्जेस, तीनों चार्जेस पे फोर्स, इक्विलिब्रियम का मीनिंग तीनों चार्जेस पे फोर्स होना चाहिए जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए? ये चार्ज होना चाहिए, स्मॉल क्यू होना चाहिए इनसे अपोजिट। तो अगर ये प्लस है तो ये होना चाहिए माइनस। ऐसा करके क्या होगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इस साइड। अगर ये साइड फोर्स लगाता है, ये वाला इस पे इस साइड लगा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में। वैसे ही अगर इस चार्ज की बात करें, इस पे ये वाला किधर फोर्स लगा रहा है, इस साइड, और इस पे ये वाला किधर फोर्स लगा रहा है, इस साइड, तो क्या नेट फोर्स जीरो आ सकता है? यस, दोनों फोर्स अपोजिट हो गए। क्या इस पे भी आ सकता है? इस पे ये वाला इस डायरेक्शन में एंड माइनस क्यू ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेट फोर्स जीरो आएगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए फोर्सेस को इन केस में अपोजिट होना, तो इसका मतलब स्मॉल क्यू का साइन इनसे अपोजिट आएगा। अब साइन तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इस फोर्स का वो देखते हैं। कहां पे रखा हुआ है? ये सेंटर में, मतलब इससे कितनी डिस्टेंस में, ये दोनों के बिटवीन डिस्टेंस r है, ये सेंटर में तो r/2 और ये भी कितना हो जाएगा r/2। अब इन दोनों के बिटवीन फोर्स देखते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ये हो जाएगा k q1 q2, साइन नहीं रखना है, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r²/4, 4 ऊपर निकल गया, यहां हमने ये लिख दिया। फोर्स ऑन c ड्यू टू a k q1 q2 q² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r²। ये फोर्स c पे निकाले हमने, इस पे, तो फोर्स ऑन c इसकी वजह से ये आया, फोर्स ऑन c ड्यू टू a ये। तो ये दोनों फोर्स, अगर ये सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब ये दोनों फोर्स होने चाहिए इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए नेट फोर्स जीरो होने के लिए। तो a q1 q2 अपॉन r², ये होना चाहिए कि q² अपॉन r²। अब देखिए r² कैंसिल, a कैंसिल, qa कैंसिल, तो q इज इक्वल टू कैपिटल Q/4 प्लस या माइनस अपोजिट होना चाहिए इसके, तो माइनस Q/4। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझते हैं इक्विलिब्रियम का मीनिंग नेट फोर्स। अगर पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में तो सभी चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब
दोनों जो अपोजिट फोर्स हैं वो दोनों होने चाहिए इक्वल, किसी एक चार्ज पे नहीं। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो सभी चार्जेस पे, ठीक है। अगर नेट फोर्स 0 होना था तो इसका चार्ज क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव से क्या हुआ, ये वाला इस वाले पे ए की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, अगर ये प्लस होता तो ये भी इधर लगा था, दोनों सेम डायरेक्शन में होते, 0 नहीं होता, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये फोर्स इधर बने और नेट फोर्स 0 आ जाए। तो हमने देखा जब ये नेगेटिव है तब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और Q किसके इक्वल होना चाहिए, -Q/4। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, वी हैव नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Two small spheres, each of mass 10 to the power -3 kg, are suspended from same point by silk threads 0.5 meter long. On charging balls equally, they are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. Find charge on each ball. आपको चार्ज फाइंड करना है। दो बॉल्स आपके पास हैं जिनको सस्पेंड किया गया एक थ्रेड से, दोनों का मास सेम है 10 to the power -3 kg। वो दोनों चार्ज करने पे रिपेल होती हैं। दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। देखते हैं कैसे। देखिए फिर से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिगर इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक ही पॉइंट से दोनों को सस्पेंड किया गया है, टू बॉल्स हमारे पास हैं ये, और ये रिपेल होती हैं। दोनों को जब चार्ज किया, पहले सामने रही होंगी, दो बॉलों को चार्ज किया, दूर चली जाएंगी। जब एक ही जैसा चार्ज दोनों पे दिया, रिपेल ईच अदर लिखा हुआ। ये टू बॉल्स अपने पास। अब देखिए ये सिल्क थ्रेड का डिस्टेंस कितना है, कितना लेंथ है इसका, 0.5 मीटर, दोनों का 0.5 मीटर। They are found to repel each other to a distance of 0.2 मीटर। कितना दूर ये चली जाती हैं, 0.2 मीटर डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस दोनों के बिटवीन है 0.2 मीटर। अब बोला गया कितना चार्ज हुआ होगा इन पे जो ये रिपेल हो गई 0.2 मीटर से। चार्ज आपको फाइंड करना है, तो देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए इनका मास भी आपको गिवन है, ठीक। जब ये रिपेल होंगी, यहाँ पे चली जाएंगी, रिपेल होके, तो क्या ये इसके बाद इधर आ रही है या इधर जा रही है, कहाँ जा रही है? एक बार तो रिपेल हो गई तो यहीं पे रहेंगी, ना इधर आएंगी ना ही इधर जाएंगी, रिपेल होके यहीं पे रहेंगी। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई है, और इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब इन पे नेट फोर्स कितना है, जो दोनों पे 0। एक बार फिर दोनों बॉल क्या इधर आ रही है, नहीं, क्या इधर जा रही है, नहीं, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, तो नेट फोर्स 0। अब कौन कौन से फोर्सेस इन दोनों बॉल पे एक्ट कर रहे हैं उसको समझते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। इस पे एक तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, साथ में इस पे इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स अलोंग द लाइन, रिपल्सिव फोर्स, और इस थ्रेड पे टेंशन भी लग रहा है अपवर्ड T। इस बॉल की बात करें, फोर्स डाउनवर्ड mg, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स F, और टेंशन भी है थ्रेड में T। ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गई हैं तो इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और वेट को कैंसिल करने वाला भी तो कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अपनी वेट की वजह से नीचे नहीं गिर रही, तो फोर्स को किसी ने तो यहाँ पे कैंसिल किया होगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दोनों बॉल की किसी ने तो कैंसिल किया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फोर्स की वजह, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाती। तो देखते हैं किसने किया। हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट से इनको सस्पेंड किया गया, और ये सपोज दूर चले गए स्ट्रेट लाइन से थीटा एंगल पे, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा एंगल से दूर चली गई, ठीक है। देखिए ये लाइन इसके सेंटर पे आ रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये हो गया 0.1 मीटर, और ये भी हो गया अपना 0.1 मीटर। अब देखिए यहां मैं इस वेट के स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करता हूं वेट से, यहां भी ऐसा ही, जो वेट का जो कंपोनेंट है हमारे पास, फोर्स है जो, उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो स्ट्रेट लाइन जो वेट से आई, ये वाला एंगल अपना कितना बनेगा, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये हो गए ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, वैसे ही ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखिए इस टेंशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने पे टेंशन का ये वाला कंपोनेंट अपने को मिलेगा T cos थीटा, और ये वाला मिलेगा T sin थीटा। इस टेंशन को रिजॉल्व किया, T cos थीटा, T sin थीटा। अब हमें समझ में आया जो टेंशन का T sin थीटा कंपोनेंट है, ये दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो T sin थीटा कंपोनेंट किसके इक्वल है, किसको कैंसिल कर रहा है, फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इस बॉल की वजह से। तो T sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बॉल्स। वैसे ही T cos थीटा, टेंशन का cos थीटा कंपोनेंट,
ये किसको कंपनसेट करेगा? वेट। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, tan थीटा इसके इक्वल आया। अब tan थीटा है किसके इक्वल? यहां देखिए tan थीटा, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस हाइट अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.1 अपॉन बेस। अब ये बेस किसके इक्वल है? तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमें चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, सपोज ये AB है तो AB स्क्वायर यही तो चाहिए हमें, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, हाइट तो 0.1, हमें चाहिए बेस ये वाला, तो बेस के लिए हम इधर कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस इसको सी ले लेते हैं BC स्क्वायर, तो हमें चाहिए AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये कितना है 0.1 स्क्वायर, तो ये AB किसके इक्वल आ गया? जो हमें tan थीटा के लिए बेस चाहिए था, AB आ गया अंडर रूट 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। ये हो गया अपना रिपल्सिव फोर्स दोनों के बिटवीन रिपल्सिव फोर्स कितना है? K Q1 Q2, दोनों पे चार्ज कितना है? चार्ज तो फाइंड करना है, दोनों पे सेम चार्ज है Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है? 0.2 स्क्वायर, ये दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, तो ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन 0.2 स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास है वेट mg, तो mg m कितना है? मास कितना है इसका? मास है 10⁻³ g को ले लीजिए 10। अब हमारे पास q स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए 0.2 स्क्वायर into 10⁻² into 0.1 अपॉन के नीचे आया 9 into 10⁹ अंडर रूट 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इसका अंडर रूट 0.2 बचेगा, उसका वो बचेगा 2.3 into 10⁻⁶ कूलम। ये बाकी मैथ्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 2.3 into 10⁻�6 कूलम। तो ये चार्ज दोनों पे हुआ, दोनों पे कॉल पे, और ये 0.2 मीटर सेपरेट हो गए, तो हमने फाइंड किया इन दोनों पे चार्ज कितना आया होगा जो इन्होंने रिपेल किया होगा एक दूसरे को, तो वो आया 2.3 into 10⁻�6 कूलम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r from one end of a thin conducting rod of length L having Q having charge Q uniformly distributed along the length, find magnitude of electric force between the two। आपके पास 4 ऑप्शंस, देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं क्या है। फिर से वही फिगर ड्रॉ करना है। पहले हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग रॉड है, ये है वो, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? सपोज पहले देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? अगर इसके 1 मीटर में 1 कूलम चार्ज है तो नेक्स्ट 1 मीटर में कितना होगा? 1 कूलम, नेक्स्ट 1 मीटर में 1 कूलम। यही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट 1 मीटर में 2 कूलम, नेक्स्ट 1 मीटर में 2.5, नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये थिन रॉड हो गई, इसमें कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब बोला है इसके r डिस्टेंस पे, 1 एंड से, इसके 1 एंड से r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी दी है हमें थिन रॉड की? इसकी लेंथ दी है हमें L। q चार्ज इसमें कैपिटल Q इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और स्मॉल q इसके नियर रखा है, दोनों के बिटवीन 1 एंड से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। अब देखिए, अब बताना है इस रॉड और इस चार्ज के बिटवीन कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो रॉड का हम कंप्लीट नहीं ले सकते चार्ज, क्योंकि रॉड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें एक स्मॉल चार्ज लेना पड़ेगा। तो हमने इस रॉड का एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया, स्मॉल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है dx, स्मॉल स्ट्रिप dx थिकनेस की हमने कंसीडर की। इस dx थिकनेस में कितना चार्ज आएगा? तो सपोज इसमें चार्ज आया dq, तो dq किसके इक्वल होगा? dq होगा स्मॉल चार्ज, इस स्मॉल स्ट्रिप में किसके इक्वल होगा? स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है, इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमें इस स्ट्रिप में चार्ज चाहिए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिप, ये चार्ज हो गया इस स्मॉल स्ट्रिप में। तो इस स्मॉल स्ट्रिप और इस स्मॉल q दोनों में कितना चार्ज लगेगा? वो कितना फोर्स अप्लाई होगा? सपोज वो
स्मॉल स्ट्रिप DQ और Q के बिटवीन फोर्स। हमें तो पूरी रॉड का फोर्स निकालना है, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, उन सब स्ट्रिप से जो फोर्स आ रहा है उसका सम करेंगे, और सम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? इंटीग्रेशन। देखते हैं इंटीग्रेशन से पहले ये देखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में चार्ज तो चेंज होना ही रहा है, x चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो dq को x के रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो हम आएगा k dq का वैल्यू रखिए k q अपॉन l, ये क्या बचा अभी अपने पास? ये बचा हमारे पास dx अपॉन x स्क्वायर। इस dq का वैल्यू q अपॉन l dx, q अपॉन l इनटू dx। अब देखिए हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो इस फोर्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेट df। कहां से कहां तक ऐसी स्ट्रिप्स लाई कर रही हैं? इसके रिस्पेक्ट में r से r प्लस l, r से r प्लस l, r टू r प्लस l, और ये हो गया हमारे पास k q dx अपॉन l x स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लीजिए इंटीग्रेशन से, df का इंटीग्रेशन है k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, तो ये बचा हमारे पास x टू द पावर -2 dx r टू r प्लस l। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो f इज इक्वल टू k q अपॉन l। ये मिलेगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, लिमिट वही रहेगी r टू r प्लस l, तो f इज इक्वल टू k q अपॉन l। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस पहले बाहर लिख लिया, अपर लिमिट 1 ये नीचे आएगा 1 अपॉन x, अपर लिमिट 1 अपॉन r प्लस l, माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन r, 1 अपॉन x होना था, अपर लिमिट 1 अपॉन r प्लस l माइनस 1 अपॉन r। अभी इसका देखेंगे वैल्यू क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए r प्लस l और r, ये बचेगा r, ये माइनस l, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k q अपॉन l, और इधर से आपके पास बचेगा l अपॉन r, r प्लस l। अब l l कैंसिल, f का वैल्यू भी रख लेंगे, f का k का वैल्यू रख लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, r प्लस l। तो ये फोर्स आया रॉड और स्मॉल चार्ज के बिटवीन। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये फोर्स लग रहा है इसके बिटवीन। एक बार फिर से देख लेते हैं फाइनल कैसे किया। हमें रॉड और इस चार्ज के बिटवीन फोर्स फाइंड करना है, तो हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली जिसमें चार्ज है dq। चार्ज कितना है कैसे पता चलेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन इज सपोज dx। अब फोर्स कितना लग रहा है इस स्मॉल स्ट्रिप और इसके बिटवीन, क्योंकि कूलॉम फोर्स पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए पूरी रॉड नहीं ले सकते थे, पॉइंट चार्ज ही लेना था। तो फोर्स k q1, चार्ज कितना है dq, इसका चार्ज q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? इस दोनों के बिटवीन x, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस x स्क्वायर। अब dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि q सेम है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dq का वैल्यू q अपॉन l dx। यहां से हमने इंटीग्रेट किया तो अपना फॉर्मूला ये आया। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आज हार्ड क्वेश्चंस थे, थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे, जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना आप और अच्छे होते चले जाएंगे। ये क्वेश्चंस मेंस के लिए, आपके नीट के लिए, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस की और प्रिपेयर करिए, ऐसे क्वेश्चंस को और तैयार करिए। आज के लिए काफी है, दैट इज इनफ। थैंक यू।